नमस्कार देशवासियों, दिल्ली वासियों। आज हम आपको छोटा मुंह और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। वैसे तो देश के सारे स्टेट और सारे पॉलिटिकल और सारे प्रशासनिक अधिकारी इस बात को भली भांति जानते हैं। बात है जनता की आवाज की, उस जनता की आवाज की जो बोर्ड के माध्यम से जनता को चुन के लाती है लोकसभा, और लोकसभा से फिर वो प्रधानमंत्री बनते हैं अपना चुनाव करके, राज्यसभा आता है, उसके बाद ऐसे ही स्टेट का मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल नियुक्त करता है, और ऐसे ही निगम में जैसे दिल्ली को ले लीजिए और मुंबई में बीएमसी को ले लीजिए, इनके चुनाव होते हैं, वहां मेयर बनाया जाता है, निगम पार्षद बना के, नगर सेवक बना के। कौन बनाता है ये? 1915 के अंदर बोर्ड के माध्यम से संविधान को लिखा गया कि राजा का राज खत्म है, पॉलिटिकल से राजा बनेगा। यानी कोई भी आदमी, कोई भी विशेष अगर वो चाहे तो सत्ता में अपनी भागीदारी, अपना हक अधिकार ले सकता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा और मेयर हाउस का और ये असेंबली का ये सफरनामा जनता लेके आती है और जनता को ही नकार दिया जाता है। अब ऐसे ही दिल्ली में दो पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी सक्सेसफुल थी, सक्रिय थी, जिनका नाम था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। उन्हीं के बीच में से निकल के आई एक पार्टी जो लोगों ने इन दोनों पार्टियों को देखकर ये विश्वास मत दिया था कि ये हमारे काम आएंगे, हमारे मुद्दों को लोकसभा, असेंबली और मेयर हाउस तक लेके जाएंगे। मुद्दा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुद्दा तो मुद्दा है। जब जनता चुन के लाती है तो जनता के मुद्दे कौन देखेगा? इतनी लापरवाही। और इन्हीं के बीच में रहकर कोई अगर व्यक्ति विशेष पार्लियामेंट यानी राज्यसभा, लोकसभा तक पहुंचता है और वो जनता की आवाज को लोकसभा में राज्यसभा के प्रति उठाता है, तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा एक युवा नेता है, ईमानदारी से काम किया केजरीवाल की सरकार के अंदर। केजरीवाल जी को बड़े अच्छे लगते थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जी इतने अच्छे लगते थे जैसे कुमार विश्वास लगते थे, ऐसे लगते थे, प्रशांत भूषण लगते थे, ऐसे लगते थे। क्यों नकार दिया गया? कि राघव चड्ढा ने निचले स्तर पर हो रहा भ्रष्टाचार, उसका खुलासा लोकसभा में खोलना शुरू कर दिया। अब चाहे मुद्दा एक मोबाइल के डाटे को लेकर हो, चाहे वो रोड को लेकर हो, गडकरी साहब ने जो रोड बनाए हैं उनको लेकर, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने दिल्ली से और हरिद्वार का सफरनामा देखा था और उसमें कितने टोल टैक्स थे। राघव चड्ढा जी ने इन मुद्दों को लोकसभा में रखा। पार्टी की बात नहीं करी उन्होंने, आम आदमी पार्टी की बात नहीं करी। आम आदमी पार्टी की बात करना जरूरी था, हजम नहीं हो रही थी इनको। जनता की बात ना करे, जो जनता जिसकी वजह से राघव चड्ढा लोकसभा तक पहुंचा। अरविंद केजरीवाल जी किसकी वजह से पहुंचे? अरविंद केजरीवाल जी अगर असेंबली तक मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे इतनी जल्दी, तो वो जनता का ही हलफनामा था, जनता ने ही भेजा था। जनप्रतिनिधि चुन के लेके आए थे, ये सोचकर कि दो पॉलिटिकल पार्टियां फेल होती नजर आ रही है, एक तीसरी पार्टी से उम्मीद रखी जाए। मिला क्या? शराब, वो घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले। राघव चड्ढा को लोकसभा में बोलने का अधिकार खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड लेवल की, निचले स्तर की बात का बखान कर रहे थे, लोकसभा में संबोधित कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय के सामने बता रहे थे। चूँ तो सबको पता होता ही है कि जमीनी और ग्राउंड लेवल पे जनता को क्या परोसा जाता है। पहले हम इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं, उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। सर, मेरा सेकंड कंसर्न है एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। सर, इतना टैक्स भरने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग होगी,
और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये भी हासिल नहीं होता और इसी के साथ साथ नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते गड्ढे, पॉटहोल्स, ब्लैक स्पॉट्स और सरफेस डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं और हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स का सालाना शिकार होते हैं। 2015 से लेके और 2024 तक 30,000 करोड़ रुपया दिया जाता था स्टेट को चलाने के लिए, दिल्ली सरकार को चलाने के लिए, अपने मंत्रिमंडल को बांटने के लिए, और 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपया कर दिया। अब बताइए मेरे को, दिल्ली में कितने रोड अच्छे हैं? उसमें एजुकेशन को 350 करोड़ रुपया अलग से केंद्र की तरफ से दिया जाता था। आप उठा लीजिए नर्सरी से लेके प्राइमरी स्कूल तक। मैं जब की बात कर रहा हूं जब मेयर आम आदमी पार्टी का था और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और राघव चड्ढा भी उन्हीं के मंत्रिमंडल में थे। तो आप बताइए, नर्सरी से लेके प्राइमरी और मिडिल क्लास तक यानी हायर सेकेंडरी तक स्कूलों की हालत देख लीजिए आप, क्या हालात है। अगर प्राइमरी स्कूल की देखी जाए तो निगम के अंतर्गत आता है प्राइमरी स्कूल, यानी पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक। आपको मैं दिल्ली के ऐसे ऐसे स्कूल दिखाऊंगा जिसमें 8 क्लासेस हैं, टीचर 3 है और हेड मास्टर है नहीं। प्राइमरी स्कूल है और कहने को इसमें 15 मतलब क्लासें हैं और लेकिन टीचर है नहीं, और 2020 से बहुत बड़ी बुरी कंडीशन है, जबकि 2020 के बाद दिल्ली में सरकार बन चुकी थी तो लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब तो फुल बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो आपके स्कूल के अंदर जो आप देख रहे हो, तो आप इसके इंचार्ज हो और आपने बताया 2020 से यहाँ पर ना तो हेडमास्टर है और ना ही टीचर है, और जिस टीचर को बुलाया भी जाता है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बुलाया के बाद हटा देते हैं 1-2 महीने के लिए, देते हैं कि तो फिर आप बच्चों को एजुकेशन किस तरीके से दिया? जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे स्कूल में क्या करेंगे? 2 टीचर यहाँ से चले गए प्रमोशन होके, इससे बड़ी बिल्डिंग में चले गए, उसकी जगह पर कोई नहीं था। अच्छा, 2 टीचर इधर आए थे 2-3 दिन पहले, मैंने कहा हर क्लास के लिए एक टीचर हमें दीजिए। तो दो मैं भी एक क्लास पढ़ाऊंगा, ऐसे इंचार्ज पूरा काम होता है, लेकिन हम भी पढ़ाएंगे, पूरा ध्यान 1 बजे तक देते तब कहीं जाते हैं बाहर। और माँ बाप उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। 350 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार देती थी स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए। लगा ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। और कहते हैं जी अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली हल्की दे दी, बिल हल्का कर दिया, 0 कर दिया, पानी 0 कर दिया। क्या 0 कर दिया? 77,000 करोड़ रुपए कहीं नजर आ रहा लगा हुआ? सारे सामुदायिक भवनों पे कब्जा करके अपना ऑफिस बना लिया और रैन बसेरों में बांट दिया। जिन कॉलोनी निवासियों के लिए ये सब चीजें बनाई गई थी, सामुदायिक भवन बनाए गए थे, बारात घर बनाए गए थे, इन्हीं केजरीवाल की सरकार ने, केजरीवाल ने खुद अपने लोगों को एनजीओ प्रोवाइड करके, बनाकर, देकर, अपने लोगों को सेट करके सब में रैन बसेरे बना दिए। हमारे पास इसकी काउंटिंग है, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के पास काउंटिंग है, हमारे पास एजुकेशन और स्वास्थ्य की काउंटिंग है। बताइए मेरे को, आप स्वास्थ्य के लिए उनके मोहल्ला क्लिनिक में जाते थे, आपको जुकाम खांसी की दवा मिल सकती थी, हार्ट की दवा कभी नहीं मिलेगी आपको, ब्रेन की दवा कभी नहीं मिलेगी आपको, छोटे स्तर की बीमारी है, बड़ी का क्या। तो राघव चड्ढा जी ने छोटे छोटे मुद्दे लोकसभा में रखे जिससे इनके मंत्रिमंडल को, इनके एमएलए को पेट में उथल पुथल होने लगी। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी,
यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? अब चूंकि दिल्ली में और भारत सरकार में और मेयर हाउस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी नहीं लगता है कि मेरे राघव चड्ढा जी तो बीजेपी में जाने वाले, लेकिन ऐसा राघव चड्ढा जी ने क्या बुरा कर दिया जो इनको हजम नहीं हो रहा? जब जनता जनप्रतिनिधि चुन के लाती है तो जनता के लिए तो बोलेंगे ना, कोई नहीं बोलता। अब इनके एक लोकसभा मेंबर हो रहे हैं जिनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह कभी उनके लिए नहीं बोले जो बोर्ड के माध्यम से इनको लोकसभा तक लेके आए। मैं संजय सिंह की बात कर रहा हूं, कड़वा है लेकिन सच है। संजय सिंह जी को लोकसभा तक लेके आने वाले कौन थे? ठीक है, उन्होंने मेहनत करी, भाग दौड़ करी, जनता के बीच में जनता को बरगलाया, हाथ जोड़े, गरीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को गोद में ले लिया और उन्होंने परोस दिया और रास्ता दिखाई दिया लोकसभा का। लोकसभा के अंदर उस जनता के तो कभी नहीं बोला संजय सिंह ने कि भाई मैं तुम्हारे लिए हूं और तुम्हारे समस्याएं और तुम्हारे मुद्दों को मैं लोकसभा में बोलूंगा। फिर कौन से मुद्दे बोलेंगे? पार्टी की बात करेंगे कि भाई हमें फंड नहीं मिलता, विपक्ष हमारे को काम नहीं करने दे रहा, ये सब चीजें। अगर काम नहीं करने दे रहा तो 77,000 करोड़ रुपया गया कहां जो सरकार में बैठे काम करने के लिए दिए जाते हैं? कहां गया वो पैसा? रोडों की हालत देख लो। तो लोकसभा के अंदर जो राघव चड्ढा जी ने ये मुद्दा उठाया रोड को लेकर, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने इस पर रिसर्च किया, मैं आपको बता चुका हूं। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक 5 से 6 टोल टैक्स पड़े और टोल टैक्स देने के बाद भी रोडों की हालत खस्ता। राघव चड्ढा जी ने ये मुद्दा उठाया, ये लोकसभा में बैठे उन लोगों को हजम नहीं हुआ। सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं राघव चड्ढा जी के लिए, संजय सिंह जी बोल रहे हैं राघव चड्ढा जी के लिए, आतिशी बोल रही है राघव चड्ढा जी के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। अब रोडों की जो हालत लोकसभा में बोली है राघव चड्ढा ने, वो तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मिनिस्टर अपने गडकरी साहब ने बनाया रोड। तो बताइए, बात तो वो उनकी भी उछाल रहे हैं, तो कहां रह गई ये बात? बात मुद्दे की है तो राघव चड्ढा जी उस चीज को उठा रहे हैं। इनको पेट में दर्द हो रहे हैं कि यार ये क्यों बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए इसको। पार्टी की बात करे, आम आदमी पार्टी के बखान करे, वाह, जनता की बखान कौन करेगा? जनता चुन के लाती है आपको, संविधान में लिखा हुआ है वोट बैंक के माध्यम से जनता चुन के लाती है। तो कहने का मतलब ये है मुद्दे यही नहीं है, और भी उठाए राघव चड्ढा जी ने। अब ब्लिंकिट के मुद्दे को ले लीजिए, छोटी सी बात है इनके लिए, लेकिन जो ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए तो बड़ी बात है ना। क्या 10 मिनट के अंदर आप सर्विस दे सकते हैं? राघव चड्ढा जी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और इसे भी कामयाब किया। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो जनता चुन के लाती है जनप्रतिनिधि, जनता का काम करने के लिए उस व्यक्ति विशेष को, उस जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए। तो राघव चड्ढा जी के पर लगाए हुए जितने भी जो इल्जाम हैं सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। वो अपनी जगह पर ठीक है, युवा नेता है, देश हित में काम कर रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए जनता आंखें फाड़ी देखती है। और जो ये मुद्दे राघव चड्ढा जी ने उठाए एकदम परफेक्ट थे। ये लड़ाई है, इन्हीं सब लड़ाइयों को लड़ना चाहिए। जनता के मुद्दों को उठाकर लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली में और मेयर हाउस में रखना चाहिए। केजरीवाल जी को वैसे सरकार में आने की जरूरत नहीं थी। केजरीवाल को तो अन्ना हजारे जी के खेमे में रहना चाहिए था और सामाजिक सेवा संस्थान के अंदर काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको भूख थी। वो असिस्टेंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स के अंदर, वो उन्हें हजम नहीं हो रही थी। वो सोच रहे थे कुछ और बड़ा, कुछ और बड़ा, कुछ और बड़ा। और देखिए अभी रोके दिखा रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं था। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हम राघव चड्ढा जी को सलूट करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सक्षम, ईमानदार,
जनप्रतिनिधि हैं, आपको सरकार में रहने का अधिकार पूर्ण है। आपको अधिकार है जनता के हित में काम करने का। आपको बोलने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप देश सेवा में काम कर रहे हो। राघव चड्ढा जी, इन झूठे और बेकार लोगों से डरिए मत। जनता आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप जनता के जनता के हित में काम कर रहे हो। आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। हमारा ग्रुप, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप, सलूट करता है और ये कहता है कि हमें आप जैसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।